औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हमारी दो क्लासेस होगी। एक पेडागाजी की क्लास है और इंशाल्लाह इसके बाद जो है 6:40 पे मैम क्लास लेगी इंग्लिश की। और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रेन एंड मार्टिन, जो कि बहुत ही कमाल की बुक है। और इसमें हम इस तरह करेंगे कि जो लेक्चर होगा तो हर एक लेक्चर का फिर एक एक्सरसाइज होगा और वही एक्सरसाइज मैं ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, साथ साथ में उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अभी आते हैं पेडागाजी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 253 तक हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 254 से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 254 है, व्हाट इज क्रिटिकल पेडागाजी। तो क्रिटिकल पेडागाजी जो है स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था पालो प्रायर ने। और पालो प्रायर जो था, इनकी बर्थ अगर हम देखें तो ये 1921 को पैदा हुआ था ब्राजील के अंदर। और इन्होंने इसका जो बाप था, फादर की डेथ हो गई 1935 में। तो ये 14 साल का ही था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए इस पे। तो इसके लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने बाद में जो है पेडागाजी का एक कॉन्सेप्ट दिया, क्रिटिकल पेडागाजी का। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसका दूसरा नाम जो है वो है ओपरेस्ट, पेडागाजी ऑफ ओपरेस्ट। ठीक है। और इन्होंने एक और भी मेथड दिया है, बैंकिंग मेथड। ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं कि क्रिटिकल पेडागाजी है क्या। Critical pedagogy concept was given by Paulo Freire, a Brazilian oppressed class philosopher and educationist. ठीक है। It is also called pedagogy of oppressed. It deals that students shall be critically conscious. Critically conscious mean कि स्टूडेंट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को जानना चाहिए किसी भी चीज को। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल। ठीक है। critically conscious about reality and to challenge domination of thinking, reading, writing and speaking। ठीक है। ये जो डोमिनेशन है, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। हर एक बंदे की आवाज़ एजुकेशन के अंदर, रियलिटी के अंदर जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि एलीट क्लास या बोर्जवा क्लास, जिसको मार्क्सिज्म ने कार्ल मार्क्स ने बोर्जवा क्लास कहा था। तो जो अपर क्लास है वो हर जगह पे डोमिनेंट होता है और उसकी जो है सुनी जाती है। तो इसलिए नॉलेज जो है ये भी इसकी जो थिंकिंग, रीडिंग और राइटिंग है ये भी डोमिनेंट है। दैट्स वाई ये जो है ये क्या होना चाहिए, ये क्रिटिकली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हर एक के लिए। डोमिनेंट लोग अक्सर इस पे राज करते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा, ये जो कंटेंट एनालिसिस होते हैं जो हम करते हैं, कंटेंट एनालिसिस क्या है, रिसर्च की एक टाइप है कि जिसमें जो कंटेंट होता है स्पेसिफिकली उस पर रिसर्च किया जाता है। उसमें डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना जिस तरह जेंडर इश्यूज क्या है, या किस तरह फॉर एग्जांपल ये जो वुमेन है इसको अखबारों को भेजने के लिए जो है अखबार के फ्रंट पेज का किस तरह एक जीनत बनाया जाता है। या इस तरह के और भी इशू अगर आप लोग देख लो तो एक रेजर होता है और रेजर पे जो है जस्ट वुमेन का ही पिक्चर होता है। दैट्स व्हाट इट शोज। ये जो है हमारे पास टाइप ऑफ पेट्रियार्कल नॉलेज है। तो मीन के ये तो मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, लेकिन डोमिनेशन ऑफ थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्शियस जो है ये चीज़ें एजुकेशन के अंदर है। तो ये नहीं होनी चाहिए। अबाउट रियलिटी, हाँ रियलिटी, अच्छा रियलिटी जो है अगर हम देखें तो रियलिटी तो एज सच इस तरह, एक तो इस्लाम में कुछ हुदूद जो है वो मुकर्रर किए गए हैं जो कि मतलब रियलिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें सोसाइटी ने अपने लिए खुद ही स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास वेस्टर्न कल्चर है तो उसके स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर हम देखें स्पेसिफिकली उसका जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसके बगैर अभी गुजारा मुमकिन नहीं है। हर जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तब भी इंग्लिश, अगर बुक्स पढ़ते हैं तब भी इंग्लिश। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने डोमिनेंट बनाया हुआ है। ये चीज़ें अपने कल्चर को हम स्टडी नहीं कर रहे। अच्छा जी, about reality and to challenge domination of thinking, reading, writing and speaking. There are three ways of critical pedagogy. क्रिटिकल पेडागाजी के तीन वेज है, तीन तरीके हैं। क्या क्या है? एक होगा बस डायलॉग कॉन्शियसनेस रीजनिंग। डायलॉग का क्या मतलब होता है, जब जब दो बंदे
एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ऑन अ सर्टेन इशू, दिस इज डायलॉग। ठीक है, तो डायलॉग होगा। ठीक है, डायलॉग मीन के उसमें हर एक बंदा इन्वॉल्व होगा डायलॉग में, जाहिर बात है। प्रेक्सिस, प्रेक्सिस के बाद उसी नॉलेज पे एक्शन लिया जाएगा। प्रेक्सिस का मतलब है एक्शन लेना। ठीक है, फिर जनरेटिंग थीम, और उसी से ही थीम जो है जनरेट होंगे। जाहिर बात है, यहाँ पर डायलॉग जो है, ये कमाल की एक बात इन्होंने कही है, डायलॉग होगी, इसका मतलब कि जो एजुकेशन होगा वो सॉलिडली एक बंदा क्रिएट नहीं करेगा, रियलिटी की तरफ सॉलिडली एक बंदा नहीं जाएगा, वो मिल के मतलब एज अ टीम वर्क होगा, और वो एक पार्टिसिपेटरी अमल होगा जो कि जाके रियलिटी को लीड करेगा। ठीक है, और फिर उससे ही थीम्स बनेंगे, वो जो नॉलेज होगा। ठीक है, ही हैज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बैंकिंग मेथड, इसको फादर ऑफ बैंकिंग मेथड कहते हैं। फादर ऑफ बैंकिंग मेथड जो है, ये इन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो इट्स अ बैंक। बैंक में लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। तो इस एजुकेशन का मिसाल जो है, ये भी एक बैंक की तरह है, जिस तरह बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह अगर एजुकेशन के अंदर हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें इन रिटर्न उतना ही। अच्छा, हारिया साहिब आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर ले। ओके जी, थैंक यू। तो ये इन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एजुकेशन है, दैट्स इट्स जस्ट लाइक बैंक। ठीक है, तो बैंक में जिस तरह हम पैसे जमा करते हैं, तो अगर हम एजुकेशन पे जितना इन्वेस्ट करेंगे, तो इतना ये हमें क्या देगा, फायदा देगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्रिटिकल पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट, जो कि पॉलो प्रायरी जो है इन्होंने दिया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 255 जो है, हु वाज लॉर्ड मैकाले, व्हाट वाज लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट अगर हम देखें, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा असर रसूख है हमारे एजुकेशन पे। इससे पहले जो है हमारे पास चार्टर एक्ट है, चलो चार्टर एक्ट भी है नीचे, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट जो है, ये 1835 में प्रेजेंट की गई थी। लॉर्ड मैकाले ने इन्होंने प्रेजेंट किया था। और इन्होंने, लॉर्ड मैकाले का एक मशहूर कॉल है, ये कहता है कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ इंग्लिश इज बेटर देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले हु वाज द प्रेसिडेंट जनरल ऑफ कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो थी ये 1823 को बनी थी। ठीक है, तो ये इसका क्या था, ये इसका एक प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट जनरल था। अच्छा, इसने क्या किया था, इन्होंने किया था कि प्रेजेंटेड मिनट्स ऑन द अप्रूवल ऑफ बेंटिक। बेंटिक कौन था, हु वाज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1835। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका गवर्नर जो था वो बेंटिक था। उसी दौरान जो है, लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट पेश की थी, किस चीज पे, एजुकेशन पे, विच इज नेम्ड एज मेकाले रिपोर्ट। इसको मेकाले रिपोर्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके, ये बहुत जरूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट वर प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, चूंकि उसी टाइम एक डिबेट चल रही थी, जो कि हम चार्टर एक्ट में पढ़ेंगे, कि डिबेट ये चल रही थी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये इंग्लिश हो। लेकिन वहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो लोग थे वहाँ पर, मुकामी लोग थे, वो चाहते थे कि नहीं, यहाँ पर जो है, जो हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस है, वो एजुकेशन के लिए एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इसी हवाले से ये जो चार्टर एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो ये 1813 को आया, ये एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से। लेकिन ये एक्ट 1823 तक जो है, इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। 1823 तक इसीलिए काम स्टार्ट नहीं किया कि एक झगड़ा चल रहा था उसके दरमियान। वो जो क्या थे, इंग्लिसिस्ट थे मेरे ख्याल में, जो कहते थे कि यहाँ पर चीज़ें जो है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। जबकि दूसरे ओरिएंटलिस्ट थे, जो कहते थे कि नहीं, मुकामी जुबानें जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी टाइम में ये चार्टर एक्ट जो है, ये यहाँ से ये डिबेट चार्टर एक्ट से ही चली आ रही थी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले जो है अगेन ये कहता है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और फिर इसी रिपोर्ट का मकसद भी यही था कि इंग्लिश लिटरेचर को सॉरी तरजीह देना, और साइंटिफिक नॉलेज को और वेस्टर्न नॉलेज को जो है प्रोलिफरेशन करना, उसकी प्रचार करना। टू प्रोड्यूस
क्लर्क का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बॉडी चलाने के लिए जो लोग होते हैं उसको क्लर्क कहते हैं, ठीक है। तो क्लर्क प्रोड्यूस करना। टू रिमूव द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, और इंडिया के अंदर जो पहले से पाठशाला और मदारिस थे, पाठशाला हिंदू के जो मदारिस थे उसको पाठशाला कहते थे, और जो मुसलमानों के हैं वो तो मदारिस थे। तो ये दोनों मजहबी जो हमारे पास सेंटर्स थे एजुकेशन के, ये चले आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इसको रिफॉर्म करना चाहा कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है ये रिफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले का रिपोर्ट जो है ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1835 आप लोगों ने याद रखना है, इन्होंने 1835 को ये प्रेजेंट किया था, ठीक है। और 1833 को ही ये जो चार्टर एक्ट है ये ख़त्म हुआ। इसके बाद 1835 में मैकाले रिपोर्ट जो है ये आया। अच्छा, व्हाट वाज चार्टर एक्ट 256? This act was passed by British Parliament in 1813 for the purpose to renew the East India Company Charter for next 20 years. इन लोगों का प्लान ये था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और इनका प्लान यही था कि ये 20 साल तक चलेगा, 1813 से 1833 तक ये चलेगा। और इसका काम क्या होगा, इसी एक्ट के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए मुख्तस किए थे। और और जो ऑब्जेक्टिव था दूसरा, वो ये था कि प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी हो और वेस्टर्न साइंस से जो हो वो हो यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो इसके और लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट जो है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी वेस्टर्न साइंस की बात हो रही है, तो लॉर्ड मैकाले की भी उसमें भी वेस्टर्न साइंसेस की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, तो लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट में सच क्रिश्चियनिटी की कोई बात नहीं थी। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो फंड एलोकेट किया गया था ये लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट में नहीं था, ठीक है। चूंकि ये एक एक्ट है और ये पार्लियामेंट ही पास करती है, तो दैट्स वाई ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। अच्छा, अंडर दिस एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिया एजुकेशन वाज असाइंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एलोकेटेड 1 लाख फंड्स फॉर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट वाज प्रीचिंग, अच्छा ये पर्चिंग नहीं है, प्रीचिंग है, सॉरी, प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेस, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग करना, तबलीग करना, और वेस्टर्न साइंस जो है उसको फैलाना, ये इसका चार्टर एक्ट का क्या था, ये एक इसका इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अच्छा जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर, क्लियर है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये चार्टर एक्ट से रिलेटेड है। अच्छा जी, मीडियम ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर, ये भी कहते हैं कि मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो होनी चाहिए इंग्लिश। अच्छा, ये 1882 तक ये सिलसिला चलता है। तो वहाँ पर जो है मेरे ख्याल में सेंडर कमीशन जो आता है, तो वो फिर वो बात करता है कि नहीं, ये जो है दोनों जो है लैंग्वेजेस होंगे, इंग्लिश भी होगा और साथ साथ में लोकल लैंग्वेजेस भी होंगे, ठीक है। ड्यू टू डिबेट ऑफ English एनाल्जेसिक्स एंड ओरिएंटलिस्ट एट कम इनटू फोर्स इन 1823। ये देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि चार्टर एक्ट में ये एक डिबेट चल रही थी कि जो एनाल्जेसिक्स थे, मतलब जो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और जो ओरिएंटलिस्ट थे, मकामी लोग थे, ये चाहते थे कि मकामी ज़बानों में हो। तो इन लोगों के दरमियान एक डिबेट चल रही थी, इसकी वजह से जो ये चार्टर एक्ट था ये 1823 को ही अमल में आया। हालांकि ये पास हुआ था 1813 को, ठीक है। और ये 10 साल ही चला, 1833 तक, कि अगेन ये खत्म हुआ और 1835 में लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट जो है वो आया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 257 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी डिजाइन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? TOS मीन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर हम देखें तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली एक बैलेंस टेस्ट को डेवलप करने के लिए हम करते हैं, एक वेल टेस्ट को, एक रिलायबल टेस्ट को डेवलप करने के लिए हम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्सेस और वाई एक्सेस का एक टेबल होता है। एक साइड पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जबकि दूसरे साइड पे कंटेंट होता है। कि मतलब कौन से कंटेंट से, सॉरी, हमने कितना जो है वेटेज डालना है और किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हमने डालने हैं। आया जो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो जो है नॉलेज लेवल के हमने डालने हैं, तो कितने डालने हैं, कंप्रीहेंशन लेवल के डालने हैं, ये स्पेसिफिकली ब्लूम टेक्सोनोमी पे ही हम TOS बनाते हैं, उसको ही बेस बनाते हुए TOS अपने डेवलप करते हैं। कि हमने ये जानना होता है, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स 100 आइटम का
या 100 जो है ऑप्शन, सॉरी 100 आइटम का हमने एक टेस्ट डेवलप करना है, क्वेश्चन का एक टेस्ट डेवलप करना है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लास्ट जो हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे तो ये हमने डालने हैं लास्ट इवोल्यूशन, सॉरी ये एप्लीकेशन लेवल के। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये जो 15 क्वेश्चन है ये हमने डालने हैं नॉलेज लेवल के। और फिर कहते हैं कि 10 क्वेश्चन हमने डालने हैं कंप्रीहेंशन लेवल के। तो ये सारे जो है हमारे पास TOS के अंडर हम डिज़ाइन करते हैं। TOS हमें बताता है कि कौन से जो है लेवल से, ब्लूम ऑफ टेक्सोनोमी के लेवल से हमने कौन से क्वेश्चन डालने हैं और इसका परसेंटेज क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने 10 चैप्टर कवर किए हुए हैं, तो 10 के 10 में से कितने कितने क्वेश्चन हमने डालने हैं। तो पहले हम इसको हम ब्लू प्रिंट ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ब्लू प्रिंट ऑफ टेस्ट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डेवलप फॉर द पर्पस टू मेक अ बैलेंस टेस्ट। बैलेंस इसलिए होता है कि जो कंटेंट होता है वो सारा इस पे कवर हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट 10 चैप्टर का है तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल टेस्ट होना चाहिए जिसमें कंसिस्टेंसी हो। रिलायबल का मतलब है कंसिस्टेंस। कवर ऑल द कंटेंट, इसका मतलब कवर ऑल द कंटेंट। तो बैलेंस टेस्ट ही है कि जो कंटेंट है वो सारा जो है वो कवर करे। तो हम इसलिए TOS जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 258, व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट बोर्ड इन टीचिंग। तो अगर हम देखें तो व्हाइट बोर्ड का रोल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बोर्ड आता है हमारे पास नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में। एक होता है प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स और एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। प्रोजेक्टेड वो होता है जिसके लिए किसी मशीन, किसी एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि नॉन प्रोजेक्टेड जो होते हैं ये वही होते हैं जिसके लिए किसी मशीन या किसी पावर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड हमारे पास नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड में आता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की बात हो रही है। अगर हम इसमें अभी और बोर्ड इसमें आए हैं कनेक्टेड बोर्ड्स या जो मॉडर्न बोर्ड्स है तो वो फिर प्रोजेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो जो चलते हैं वो प्रोजेक्टर पे ही चलते हैं, ठीक है। उसके लिए पावर की जरूरत होती है। लेकिन व्हाइट बोर्ड है जो, तो चूंकि ये जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड विच इज यूज टू मेक टॉपिक क्लियर। टॉपिक क्लियर करने के लिए, ड्राइविंग डायग्राम्स, डायग्राम्स बनाने के लिए, मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, इफेक्टिव बनाने के लिए, सॉल्व क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ क्लास, ठीक है। और भी आप लोग इस पे बहस कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर तो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 259 है, व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग को हम ई लर्निंग कहते हैं। लर्निंग ऑनलाइन मीन यूजिंग ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग। ऑडियो वीडियो सबको जब हम यूज करें कंबाइनली, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 260 है, हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी। तो अगर हम अपनी फेवरेट पर्सनालिटी की बात करें तो इट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फेवरेट पर्सनालिटी कोई भी हो सकती है या हो सकता है मैंने तो प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, ये तो हर एक मुसलमान की एक जो है फेवरेट जो है पर्सनालिटी है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी पर्सनालिटी भी आप लोगों ने जहन में जो है वो तैयार वो रखनी है। हो सकता है आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसके बगैर, क्योंकि ये तो है, ये तो हर एक मुसलमान के दिल के अंदर है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है मुनीबा मज़ारी। मैं उसको अक्सर सुनता रहता हूँ। तो वो जो है शी इज़ माई बेस्ट पर्सनैलिटी। उसके अगर आप लोग स्पीचेस सुनो तो उसके जो वर्ड्स है उसके साथ उसके फीलिंग्स, इमोशंस बिल्कुल अटैच्ड होते हैं और बहुत ही कमाल की वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स है। और वो मुझे तो बहुत ज़्यादा उसकी जो मोटिवेशनल जो स्पीचेस है बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 261 है, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, मूड्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं कि मूड्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, तो तीन है। एक फॉर्मल, एक है नॉन फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस तरह ये एजुकेशन हम जिस तरह ये बच्चे हासिल करते हैं या जिस तरह हम यूनिवर्सिटियों में जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होंगे। ये इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन जाना होगा। ये लास्ट में जो है बंदे को एक डिग्री मिलती है, ठीक है।
और इसमें जो है बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, ये वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज होता है इसका करिकुलम। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट इसमें होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन की ही करेक्टरिस्टिक्स है। द टाइप ऑफ एजुकेशन विच हैज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा, ये डबल एक्स है लेकिन ये सिंगल एक्स है, स्पेल मिस्टेक है। इट इज इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। 2-3 दिन या 4 दिन बंदा नहीं जाता तो लीगली वो खारिज हो जाता है। ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन है ये, फॉर डिग्री, लास्ट में आपको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, इसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन में और फॉर्मल एजुकेशन में कुछ सेम भी है, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी ये डिग्री मिल सकती है और इसमें भी मिल सकती है, लेकिन ये भी इसका एक आउटकम है। वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम और फॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होगी ये फॉर्मल एजुकेशन की ही करेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 262 है, व्हाट आर यूजेस ऑफ ब्लूम्स एंड सोलो टेक्सोनोमी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो इंटेलेक्ट है उससे रिलेटेड है, प्लस जो हमारे पास फीलिंग्स है उससे रिलेटेड है, प्लस जो हमारे पास काइनेस्थेटिक मीन लर्निंग बाय डूइंग है। तो इन तीनों से रिलेटेड है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। जबकि सोलो टेक्सोनोमी हमारे पास जस्ट जो रिलेटेड है इंटेलेक्ट के साथ, इसका ताल्लुक ना तो अफेक्टिव डोमेन के साथ है और ना साइकोमोटर या कोनेटिव डोमेन के साथ है। ठीक है, क्योंकि सोलो जो है ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग की ही बात करता है। ये जो है आपकी जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है उसको टच नहीं करता, जबकि ब्लूम टेक्सोनोमी इन तीनों को टच करता है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी की जो यूज है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने के लिए हम ब्लूम टेक्सोनोमी ही यूज करते हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम सोलो टेक्सोनोमी यूज करते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी हमारे पास ज्यादातर ये जो टेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, टेस्ट डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, हमने वो बनाना है, तो इसी टेस्ट को जो डेवलप करना है तो ये हम ब्लूम टेक्सोनोमी के जरिए ये डेवलप करेंगे। जबकि सोलो टेक्सोनोमी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही यूज करती है कि एक बंदा सीख रहा है तो उसके लिए ये जो सीख रहा है, आया यूनि स्ट्रक्चर सीख रहा है, मल्टी स्ट्रक्चर सीख रहा है, या जो है प्री स्ट्रक्चरल में है, या एब्स्ट्रैक्ट जो है क्या है लास्ट जो है रिलेशनल है, और लास्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, या उसी स्टेज पे है। तो ये 5 जो है सोलो टेक्सोनोमी के लेवल्स है। और ब्लूम टेक्सोनोमी, अच्छा जी, ब्लूम टेक्सोनोमी इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल सोलो टेक्सोनोमी इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक बंदे ने कितना अंडरस्टैंड किया, उसका एक एस्पेक्ट अंडरस्टैंड किया, या 2 एस्पेक्ट अंडरस्टैंड किए, या 3 एस्पेक्ट अंडरस्टैंड किए, या जो है वो जो क्या है रिलेशनल चीज़ों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, या जो है हमारे पास लास्ट वाला क्या है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट से बियॉन्ड जाना। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट तक जाना। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज जो है ये दैट्स द क्वालिटी ऑफ मोर नॉलेजेबल एंड मोर मेच्योर पर्सन एंड मोर स्किलफुल पर्सन। ठीक है, अच्छा जी, ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम टेक्सोनोमी इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टीओएस। जो हमने ऊपर पढ़ा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करने के लिए हम ब्लूम टेक्सोनोमी यूज करते हैं, वाइल सोलो टेक्सोनोमी इज यूज्ड एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही यूज होता है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस भी है और ये इसके यूजेस भी है। ठीक है, अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है मियाँ साहब? जी ये जी, सर आपकी आवाज़- ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई कमेंट हो, दे कैन शेयर। नहीं सर, ओके, बिल्कुल ओके जी। क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 263 है, व्हाट आर द 5 लेवल्स ऑफ सोलो। सोलो जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। ठीक है, सोलो इज एब्रिविएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम।
सोलर टेक्सोनॉमी 1982 में बिग्स ने दी थी, बिग्स एंड कॉलेज ने दी थी। इनिशियली इसके 4 स्टेजेस थे, लेवल्स थे, जबकि बाद में एक और स्टेज जो है इसके साथ ऐड किया गया, तो ये 5 बन गए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 5 लेवल ऑफ सोलो क्या है। प्री स्ट्रक्चरल, बंदे को कोई पता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैक स्लेट है, उसको कुछ भी नहीं आता। यूनिस्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल, जस्ट किसी चीज की एक एस्पेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि व्हाट इज सेल, तो वो, या फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे से पूछे कि व्हाट इज सेल, तो वो जस्ट कहेगा कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज यूनिस्ट्रक्चरल। अभी उसको पता नहीं है कि इसके अंदर है क्या। मल्टी स्ट्रक्चरल, अभी हम अगर उसको कहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट आर द आर्गन ऑफ अ सेल, तो मल्टी स्ट्रक्चरल में वो ऑर्गन ऑफ द सेल के, इसके अंदर राइबोसोम्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सारी चीज़ें ये मल्टी स्ट्रक्चरल तक जो है बात पहुंच गई। फिर रिलेशनल, फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो अभी वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है, रिलेशनल की तरफ जा रहा है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट में हम जो है, जो पूरा उसका किस्सा है स्टार्ट से लास्ट तक, तो वो अगर वो लिखने के काबिल हो, दिस इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। जो हमारे पास उसका जो लॉजिक है, उसका जो फंक्शन है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, सबको अगर वो एक्सप्लेन कर सकता हो, दिस इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये है हमारे पास 5 लेवल्स ऑफ सोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ओरली इसको बोलना है, ठीक है। इसी तरह जहन में होते हैं, लेकिन फिर आप लोगों से मेरे ख्याल में जुबान पर लाना ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब भी आप लोग बैठो, स्टडी करो, तो जब ये लेवल आ जाए, तो आप लोगों ने ऊंचे आवाज में अपने साथ जो है बातें करके ही प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये प्री स्ट्रक्चर, यूनिस्ट्रक्चर एंड मल्टी स्ट्रक्चर ये तो ईजी है, लेकिन रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट ये अक्सर जहन से निकल जाते हैं। तो इसको इस तरह करो कि RE एंड EX, ये जो इनिशियल वर्ड है, तो ये आएगा रेक्स, REX, रेक्स। तो रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, तो ये आप लोगों से फिर ये चीज़ें भूलेगी नहीं, ठीक है। बार बार जो है एक्सरसाइज करने से ये चीज़ें फिर याद रहती है बहुत टाइम तक, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 264, व्हाट आर द 3 एरियाज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो 3 एरियाज की बात हो रही है, तो जाहिर बात है ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो 3 एरियाज है, या जिसको हम थ्री थ्री डोमेन्स कहते हैं, वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कोनेटिव आर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ये तीनों है। अभी कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक जो है वो है इंटेलेक्ट के साथ, अफेक्टिव डोमेन का जो है ताल्लुक है वो फीलिंग इमोशंस के साथ, जबकि कुनेटिव और साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक है हाथों के साथ, बाय डूइंग समथिंग, काइनेस्थेटिक के साथ, या न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज के साथ, ठीक है। यह है साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, फिर इसके स्टेजेस जो है, कॉग्निटिव डोमेन के अपने स्टेजेस है, अफेक्टिव के अपने हैं एंड साइकोमोटर के अपने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी थोड़ा याद करना है। कॉग्निटिव और इफेक्टिव के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफेक्ट कॉग्निटिव के तो इजी है, एप्लीकेशन, comprehension, sorry, knowledge, application, knowledge, comprehension, application, synthesis, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, ये सबसे कॉग्निटिव के। अफेक्टिव के जो है वो है क्या क्या है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलिंग एंड, और क्या है, शाबाश, वेलिंग के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है और ऑर्गेनाइजिंग करेक्टराइजिंग है। एंड कैरेक्टराइजिंग, वेरी Organization गुड, and ऑर्गेनाइजिंग characterization है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये जो है इसके है। और साइकोमोटर डोमेन के जो है वो थोड़े मेरे ख्याल में परसेप्शन है, फिर उसके बाद सेट एटीट्यूड है, फिर उसके बाद गाइडेड 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 रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जी है। जी जी जी, और 3 4 जी, और भी है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है। वेरी गुड। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आ गया, और अच्छा, ये फोर्थ, मैकेनिज्म का अच्छा भी एक वेरी है गुड, ये। मैकेनिज्म। जी। लास्ट एडेप्टेशन वाला, है और ओरिजिनेशन। अच्छा जी, ओके, वेरी गुड, सर ओरिजिनेशन। एडेप्टेशन है मतलब 6 वाला, और 7 जो है ओरिजिनेशन। अच्छा, एडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन, ये जो है ये इसके स्टेजेस है, ये चीज़ें मतलब हो जाए, थोड़े बार बार रिवाइज हो जाए, तो ये याद रह जाती है, ठीक है। अच्छा जी, 265 है, व्हेन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड,
तो ये 2001 में रिवाइज किया था एंडरसन और क्रेथहोल ने। ब्लूम टेक्सोनोमी का जो ओरिजिनल फर्स्ट डोमेन था वो 1956 में जो है प्रेजेंट किया था बेंजामिन ब्लूम ने। और जो हमारे पास 1964 के अंदर दूसरा जो अफेक्टिव डोमेन था वो किया था, वो किसने किया था? एक जो है हमारे पास पहला किया था बेंजामिन ब्लूम ने, और दूसरा दूसरा जो था वो क्रेथोल ने सर। किया था, मेरे ख्याल में क्रेथोल ने किया था। और लास्ट जी वाला सर, जो था, बिल्कुल। हाँ, 1960। आज 72 में, और फिर 1972 में सिम्पसन ने किया था जो लास्ट वाला कोनेटिव डोमेन था। तो 1972 के अंदर सिम्पसन ने किया था, ठीक है। अच्छा, और फिर रिवाइज किया था एंडरसन एंड क्रेथोल ने, वर्क फॉर्म में इसको चेंज किया था इन्होंने। ऐसा इतनी चेंजेस इन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो फर्स्ट लेवल था हमारे पास नॉलेज का, तो इन्होंने वो चेंज किया था, सेकंड पे इन्होंने रखा था। और जो हमारे पास कंप्रिहेंशन लेवल था तो फर्स्ट पे रखा था, और इसको आईएनजी फॉर्म में इन्होंने, फॉर एग्जांपल कंप्रिहेंशन है तो इसको इन्होंने अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया था, और इसी तरह और भी स्टेजेस इन्होंने थोड़े चेंज किए थे, ठीक है। लास्ट का जो है उसमें करेक्टराइजेशन है, आप लोग थोड़ा उसको देख लो, हो सकता है पूछा जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 266 है, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च? ठीक है, तो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू लेटर अगर आप लोग देख लो तो उसमें क्लियर कट लिखा है, अगर किसी के पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हो या कोई रिसर्च थीसिस हो तो अपने साथ ला सकता है। तो अगर आप लोग ले गए तो जाहिर बात है, फिर तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो रिसर्च है। अच्छा, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक प्रोसेस, एनालिसिस, एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च is a systematic process, analysis, activity, and investigation to find out solution of a problem. While education research is the systematic activity, process, analysis, or investigation to find solution of an educational problem by using scientific method. ठीक है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि एजुकेशनल रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी, प्रोसेस, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 267 है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? ठीक है, तो ये तो हम अक्सर 7-8 के बुक्स में पढ़ते थे कि साइंटिफिक मेथड जो है साइंसी तरीक़ाकार के क्या क्या स्टेप्स है। तो पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद अपना हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उसी डेटा की एनालिसिस होती है, डेटा एनालिसिस के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद हम अपना कंक्लूजन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है, और कंक्लूजन के बाद ये तो या थ्योरी बनती है, या तो हम अपना जो हाइपोथेसिस होता है या वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद या हम थ्योरी की तरफ जाते हैं, और थ्योरी के बाद हमारे पास जो आता है वो लॉ होता है, लॉ डेवलप होता है। तो दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड: identification of a problem, development of hypothesis, collection of data, analysis of data, interpretation of data, draw out conclusion, select or reject hypothesis, then develop theory, and going to a law is called साइंटिफिक मेथड। ये है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268 है, व्हाट इज क्लासरूम रिसर्च? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च की बात हो रही है कि क्लासरूम रिसर्च जो है वो क्या है। तो क्लासरूम रिसर्च बेसिकली इज एक्शन रिसर्च, ये एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। तो एक्शन रिसर्च का जो फाउंडर है वो है कर्ट लेवन। कर्ट लेवन कौन है? इसका ताल्लुक जर्मन से था, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने 1940 के अंदर रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट दिया, क्लासरूम रिसर्च का, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम रिसर्च जो होता है इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब इसमें ना लिटरेचर रिव्यू होता है और ना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है। इसमें जस्ट तीन चीज़ें होती है। तीन चीज़ें क्या होती है? फर्स्ट, हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, फिर प्लेन होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्लेक्शन, प्लेन, एक्ट, ऑब्जर्व, ये चार स्टेप्स है इसी रिसर्च के, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव मीन कि ये ग्रुप में किया जाता है, चूंकि क्लासरूम के अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई ये ग्रुप में किया जाता है। और सेकंड,
ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी है, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत ही अहम वर्ड है, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी प्लस कोलैबोरेशन। रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी का मतलब यही है कि इस पे खुद जो है एक बंदा अपना रिफ्लेक्शन करता है, या एक इंटेलेक्चुअल जो होगा या एक टीचर जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने आइडियाज को। डेटा कलेक्शन होगी क्लास से और डायरेक्ट उस पर रिफ्लेक्शन होगी। दिस इज बेसिकली द एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ रिसर्च विच इज यूज टू सॉल्व द इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। तो ये एक्शन रिसर्च है। क्लासरूम रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अच्छा, इसकी डिफिनेशन ये है, एक और डिफिनेशन, इट इज द फाइंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इट इज द फाइंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये भी एक्शन रिसर्च का एक डिफिनेशन। इट इज डन इन ग्रुप्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की जाती है, याद रखिएगा, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की जाती है, लास्ट में नहीं की जाती। द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च इज नोन एज टू बी कर्ट लीवन। कर्ट लीवन जो है, इन्होंने एक और थियरी भी दी थी, फोर्स फील्ड एनालिसिस। ठीक है, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, he gave this idea in 1940. It is also called cycle research या cyclical research because of the involvement of cycle of reflective inquiry and collaboration। ये पहले मैंने आप लोगों को कहा, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी का मतलब ये है अपने जो आइडियाज और थिंकिंग है उसको रिफ्लेक्ट करना किसी सर्टन इशू के ऊपर। ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके स्टेप्स है, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व। रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, रिफ्लेक्ट, प्लेन, या इस तरह करना है कि प्लेन, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लेन, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये इसके स्टेप है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा आगे जाते हैं। अच्छा जी, टाइम इतना नहीं है, यहाँ तक काफ़ी था। कल इंशाल्लाह पेडागाजी का जो है हम स्टार्ट करेंगे। इससे इसके बाद जो है मैम अगर यहाँ पर हो तो इंशाल्लाह आज हम इंग्लिश का जो है रेन एंड मॉर्टन, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर किसी ने इंग्लिश सीखनी है तो मेरे ख्याल में मैम अगर आप खुद ही अनाउंस कर लो तो बहुत अच्छा होगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी